नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, इस एपिसोड में आपको हम दर्शन कराएंगे ऐसे गांव की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव बड़कोट की। ये गांव अपनी शहरी और ग्रामीण मिश्रण के लिए जाना जाता है और इसका काफ़ी सांस्कृतिक महत्व भी है। तो चलिए दर्शन करते हैं हम बड़कोट गाँव की। यमुना नदी के किनारे बसा बड़कोट कभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद इस गांव ने एक कस्बे का रूप लेना आरंभ किया। वर्तमान में ये गांव शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जिसे बड़कोट नगरपालिका परिषद के नाम से जाना जाता है। ये जो बड़कोट की धरती है बाबा सिंह सरवाओ की धरती है और यहाँ पर इस नगर में पहले ये गांव बड़कोट गांव हुआ करता था। धीरे धीरे नगर पंचायत हुआ और उसके बाद ये आज नगरपालिका परिषद है। यहाँ का जो विकास है मेरे टाइम में भी बहुत हुआ, चाहे यहाँ ये टैक्सी पार्किंग है, बस पार्किंग है, चाहे ये वाल्मीकि आवास है, सड़कों का निर्माण है। और मेरे बाद जो और भी अध्यक्ष रहे हैं उनके टाइम भी काफ़ी विकास का यहाँ पर कार्य हुआ है। सरकार की भी यहाँ पर विभिन्न योजनाएं चल रही है जो कि बहुत ही उच्च स्तर पे यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर जो महिला ये हैं, यद्यपि ये बड़कोट जो है यमुनोत्री जो प्रथम पड़ाव हमारा है उसका ये प्रथम द्वार कहा जाता है। बड़कोट यहाँ से ही यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। यात्रा में भी यहाँ पर आज के डेट में चाहे महिला हो पुरुष हो, बहुत सारे लोग होम स्टे पे, यात्रा के होटलों पे बहुत काम कर रहे हैं। यात्रा ही यहाँ का मेन आय का स्रोत है। और हमारा जो ये रवाई घाटी है यहाँ पर खेती बाड़ी अन्य जगह से जैसे पलायन हो गया है, यहाँ पर पलायन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर खेती बाड़ी आज भी की जाती है और महिलाएं भी अपने चाहे वो खेती बाड़ी का है, पशुओं का है, उसमें भी बहुत सक्षम है। और आसपास का जितना भी हमारा क्षेत्र है वहाँ के लोग यहाँ पर बड़कोट में बसे हुए हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यह आसपास के सैकड़ों गांव का मुख्य केंद्र है। यमुनोत्री मार्ग का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ खास चहल पहल रहती है। रवाई घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पलायन बिल्कुल नहीं है, और अगर कोई पलायन करता भी एजुकेशन के लिहाज से तो गांव से भी जो है लोग यहाँ नगर पंचायत में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी काफ़ी हो चुके हैं, स्कूल काफ़ी है, प्राइवेट या सरकारी स्कूल है और बेहतर से बेहतर एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। क्योंकि पहले जैसे गाँव हुआ करता था, उसके बाद जो है शहर बढ़ता चला गया, बाहर से लोग आए, उन्होंने ज़मीन यहाँ पे खरीदी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़कोट एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर जो है 60% मतलब 55 से 60% जो है सरकारी भूमि पर जो है सरकारी विभाग यहाँ पर जो है तैनात है। बाकी ये कह सकते हैं हम कि अन्य उस पर जो है जो प्राइवेट जो लैंड है वो है। कृषि भी यहाँ काफ़ी होती थी, अब भले जो है अब शहरीकरण हो चुका है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो आज भी जो है उनके जो दूर दराज जो खेत हैं वहाँ वो खेती बाड़ी करने जाते हैं। शहर में जो है लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है इंस्टीट्यूट भी हैं, व्यावसायिक तौर पे यहाँ पे जो है सारी दुकानें यहाँ पर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, गांव के पास सुरक्षित देवदार के जंगल, खेती किसानी से जुड़े लोग, खूबसूरत पहाड़ी शैली के मंदिर और मकान, ट्रैकिंग स्थान, बुग्याल, झीलें, कुंड आदि की ओर हजारों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं।
बड़कौर गांव में आज भी ऐसे जो है बहुमंजिले मकान है, 5-5, 6-6 मंजिले, जो पुरातत्व महत्व के हैं। आसपास यहाँ थान गांव है, यात्रा रूट है, ये यमुनोत्री रूट है, और ये जो है इसका पहला पड़ाव है बड़कोट में। तो यहाँ और भी ढंग से विकसित होने की संभावना है। यहाँ थान गांव है, यमदाकिनी ऋषि का जो है मंदिर है वहाँ पे। एक जो है कल्प वृक्ष है जिसमें 12 महीने जो है फल लदे रहते हैं। तो ये समझाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, और इसका जो है यहीं पे होना चाहिए प्रचार। बड़कोट शहर में यमदाकिनी ऋषि का मंदिर है, आगे जो है नागराजा का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है खरसाली में, वो तो ऊपर जो है घाटी में अलग है। लेकिन यह है कि जो है चारों तरफ जो है बौख नाग का मंदिर है, बौख देवता का मंदिर। तो इसका प्रचार जो है जितने भी ये है पर्यटक स्थल या तीर्थ स्थल, इनकी जो है ज़रूरत है प्रचार की, लोगों को बताने की। बड़कोट से ही हिमालय की सर्वोत्तम ऊंची चोटी बंदर पूंछ का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे सिर्फ जो बड़कोट का इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सेरा बहुत फेमस हुआ करता था, बड़कोट का सेरा, जिस आज भी मतलब उस पर लोग कथाएं या गाथाएं बनी हैं। लेकिन आज के दौर में अगर बात करें तो सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, आज की सारी इमारतें ही दिखेंगी आपको, लेकिन जो विकास जो इस बीच में हुआ बड़कोट का वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हूँ, साथ ही एक जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, कि यहाँ की जो विकास की जो प्रगति देखी है मैंने, वो काफ़ी गतिशील है। यहाँ पे एक संपन्न जो शहर या ग्रामीण बोल सकते हैं कि एक ऐसा गांव है जहाँ शहर भी साथ में बसता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा शहर जो बसा हुआ है, ये पहले क्या है कि इसको हम नांदीण बोलते थे पूरा। यहाँ पे गेहूं की और अनाज की बहुत अच्छी फसल होती थी, रुपाई होती थी। तो पूरे गांव मैं बोल सकता हूँ कि जब शहर की ओर ये तब्दील हुआ तो जो छोटे छोटे मकान थे, फिर आज आप देखते हो शहर में बड़े बड़े मकान बने हैं। तो ये थी मतलब हमारे गांव की जो पौराणिक जो संस्कृति है। पर आज मैं पूरे रवाई क्षेत्र में, मेरा एक ये क्षेत्र इस प्रकार से है जहाँ पे पलायन मैं ये बोल सकता हूँ कि 0% हुआ है। चाहे संस्कृति है, आज मेरे यहाँ की जो संस्कृति है वो 0% में भी मैं ये बोल सकता हूँ कि बदली नहीं है, क्योंकि शहर के नज़दीक के जितने भी गांव हैं वहाँ की रीति रिवाज बहुत जल्दी बदलते हैं। पर यहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति, यहाँ के पौराणिक जो मंदिर हैं वो अभी भी जस के तस हैं। इस पहाड़ी शहर में गांव की आत्मा बसती है। गांव के पास के खेतों से फसल की कटाई, छटाई व एकत्रित करने तथा समेटने के साथ साथ फसल को गांव पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आंगन में सूख रही दालें और मोटे अनाज की फसलों को कूटने और बीनने का कार्य महिलाएं कर रही हैं। जो स्थानीय उत्पाद है एक मंडी के रूप में जो है ये विकसित होता। अगर जो है चारों तरफ का जो ये सेंटर पॉइंट है बड़कोट, अगर ये मंडी के रूप में विकसित होता, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे स्थानीय अनाज है। हालांकि जो है यहाँ पलायन सबसे कम है, स्थानीय जो है लोग अपने रोज़गार ढूंढते हैं। लेकिन और संभावना थी, बहुत ज़्यादा संभावना थी। यहाँ फल पट्टियाँ हैं, सब्जी की जो है वो फलों की जो है नई नई प्रजातियाँ हैं। अब बड़कोट में भी सेब हो रहे हैं, तो यहाँ सेब हो सकते हैं और कई तरह की जो है वो फल का उत्पादन हो सकता है।
इस वक्त हम बड़कोट गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में स्थानीय महिला हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। विनीता जी, आप किस तरह से अपनी दिनचर्या यहाँ पे चलाती हैं, क्या क्या काम करती हैं आप? जी, हम खेतों में काम करते हैं। तो आप पशुपालन भी करते हैं? हाँ जी, गाय भी रखते हैं हम ना, गाय का पालन करते हैं। गांव की महिलाएं अपने अपने काम से मुक्त होकर अलग अलग समूहों में अपनी अपनी दिनचर्या की चर्चा भी करती हैं। भाई हमारो यो रिवाज, पुरानो रिवाज, मोटो लाणो मोटो खाणो, मंडो की रोटी खानी, झंगोरू खाणो, पहले नाच कुटणो, तैको मांड, ए मांडा के हम पर ताकत लगती खूब है। आज का बच्चा देखते नहीं, मेहनत करते नहीं, कुछ नहीं, नंदा बाजार खाना तो एंट संट चीज तैन बीमार पड़ना है बच्चा। और हमारे जो खाए लिए वो पुरानो खूब रहो जो पहले अस्का बनाना था, सीढ़ा बनाना था, सौण का महीना खीर को त्योहार तय माँ बन तो खीर तो मखाना। बड़कोट गांव में बने लकड़ी के नक्काशीदार भवन आज भी ग्रामीण परिवेश को जिंदा रखे हुए हैं। ये हमारे जो छोटे छोटे गांव जो उस समय से थे, इसके लकड़ी के मकान थे और बहुत ठंड थी उस समय, बहुत बर्फ़ पड़ती थी, करीब 4-5 फीट बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पर। तो 2 मंजिल बना करके लकड़ी के मकान, पत्थर की चिनाई होती थी, ऊपर छत जो है वो पटाली लगती थी और गर्म की वजह से नीचे पशु रहते थे, हमारे ऊपर अपने आप रहते थे। तो सर्दियों में जो है वो गर्म होता है और गर्मियों में जो है ठंडा होता है। गांव में पशुपालन भी होता है। यहाँ के कुछ परिवार पुश्तैनी रूप से बकरी पालन का व्यवसाय भी करते हैं। आजकल बकरियां जंगल से गांव की तरफ आ रही हैं, जो सर्दियों में गांव के आसपास रहती हैं और गर्मियों में वापस जंगल चली जाती हैं। इन परिवारों का रोजगार बकरी पालन से ही चलता है। इसके अलावा लोग व्यावसायिक पशु, घोड़े, खच्चरों को भी रखे हुए हैं। हम जो है बड़कोट से छटांगे के रहने वाले हैं। बड़कोट मतलब छटांगे बगल में, और इसी गांव में रहने वाले हैं। हमारे पास हैं बकरियां, हम बकरियों को पालते हैं। तिलारी में हम सर्दी में आते हैं, गर्मी में हम ऊपर डांडू कांठे जाते हैं। गांव में ही घोड़े खच्चरों के पलान यानी वस्त्र की दुकान भी है। यह इस क्षेत्र की एकमात्र दुकान है जहां सिर्फ और सिर्फ घोड़े खच्चरों के पलान यानी उनकी पीठ पर डाले जाने वाला टाट बनाया जाता है। बड़कोट गांव में मेरी दुकान है। मैं इसी गांव का नागरिक हूं। यहाँ हम बहुत पहले से यहाँ रहते हैं और मैं काफ़ी समय से मतलब बहुत कच्ची उम्र से इस काम को कर रहा हूँ। मैं सब काम को करता हूँ, कंठा मथियाँ जैसे फलान हो, जैसे घुंघराल हो, खच्चर की नार लगानी हो, कोई भी घोड़े खच्चरों का जो सामान बनता है वो सब चीज़ मैं जानता हूँ बनाना। बड़कोट को कुंड नगरी भी कहा जाता है। यहाँ सहस्त्रबाहु राजा द्वारा बनाए गए सैकड़ों कुंड बड़कोट का इतिहास बताते हैं। बड़कोट गांव में स्थित गढ़ के पास एक पौराणिक विशालकाय जलकुंड था जो अब सूख चुका है। मान्यता है कि इस जलकुंड का निर्माण राजा सहस्त्रबाहु ने कराया था। सूखा पड़ने पर इस जलकुंड में सामूहिक पूजा अर्चना करने से इस क्षेत्र में वर्षा होती थी। इस जलकुंड को सुरक्षित करने के लिए नगर पालिका ने लोहे की जालियां लगवाई हैं। बड़कोट में ऐसे छोटे छोटे 365 जलकुंडों के होने का जिक्र बड़कोट के पौराणिक इतिहास में है। इस गांव का इतिहास है सर कि जो ये राजा सहस्त्रबाहु थे वो इसी जगह पर रहते थे जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री लगती थी, तो शाम को 5 बजे यहाँ पर गेट बंद होता था। तो हम 10 वर्ग लोग जो है नौमत 5 बजे यहाँ लगाते थे। सुबह राजा साहब 10 बजे उठते थे तो गेट खुलता था। तो यहाँ पर हमारा देवस्थान है, तो यहाँ पर हम नमत लगाते थे 10 बजे, जो नियम अभी तक भी चला आ रहा है।
वर्षों पुराने, कई वर्ष हो चुके हैं और तब से ये चल के आ रहा है। अच्छा, रही बात सर हमारे जो कुंड है नीचे संसरबाव जहाँ पर उनकी वो है, वहाँ की विशेष महत्व यह है कि मई जून में वहाँ पर बारिश ना होने के कारण यहाँ पर सूखा हो जाता था जब, तो हम लोग गांव में जा कर के सब लोग एक एक सेर आटा इकट्ठा करके आधा किलो 1 किलो करबन, तो सारा गांव का आटा इकट्ठा करके हम उसमें अंदर जा कर के उसमें हलवा बनवाते थे। तो जब हलवा बनाते तो सारा गांव के बच्चों को हम उसके अंदर प्रवेश करते थे, तो जैसे हलवा खाना शुरू करते थे वैसे तुरंत ये इसी एरिया में केवल बारिश तुरंत हो जाती थी सर। उसकी मान्यता ये थी। आज अब वो मान्यता ख़त्म है क्योंकि किसी के अंदर मान्यता तो है नहीं रही हुई, इसलिए वो मान्यता ख़त्म हो गई है। और ये जो स्थान है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये राजा सहस्त्रबाहु की जो स्थली है यहाँ पे मानी जाती है पुराने बुजुर्गों के अनुसार, जो मुझे विदित हुआ है। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थान को इंडियागढ़ नाम से भी जाना जाता है, 52 गढ़ों में से। और इस स्थान पर चारों ओर सुरक्षा के दृष्टि से दीवार लगी है, चट्टान के ऊपर चारों तरफ दीवार लगी है, जो कि काफ़ी पुरानी है, राजा के ज़माने से लगी है। और ये राजा का एक मूल स्थान था और यहाँ पर आने का उस समय एकमात्र रास्ता आने का था। उसमें शाम को वहाँ पर गेट लग जाता था जो कि सुबह खुलता था, जो कि मुझे जानकारी हुई है। कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़कोट को भी दूरस्थ राजगढ़ी पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां टिहरी रियासत द्वारा एकमात्र प्राथमिक विद्यालय स्थापित था। बड़कोट के ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय देते हुए शिक्षा, अस्पताल और राजकीय कार्यालयों के लिए खुले दिल से जमीनें दान की। कंसेरू के स्वतंत्रता सेनानी जोत सिंह रवाल्टा ने 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुमार एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बड़कोट में खुलवाया। डायल्ट, कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्था और अनेकों प्राइवेट स्कूलों ने इस क्षेत्र से शिक्षा के पलायन को बड़े स्तर पर रोके रखा। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका परिषद के अंतर्गत तिलाड़ी नामक स्थान पर आजादी से पूर्व एक भयंकर जनसंहार हुआ था, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। विकास की दृष्टि से ओझल और राजसत्ता का खौफ रवाई क्षेत्र की जनता को बना रहता था। 20 से 30 के दशक तक लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे थे। उस वक्त ये क्षेत्र टिहरी रियासत का हिस्सा था। 1927 में आए वन कानून ने रवाई क्षेत्र की जनता पर वन उपज के लिए बेतहाशा कर लगाया। इस कानून की बहाली के लिए जनता लामबंद होने लगी। लोग राजा से अपने हक हकूकों की बहाली की मांग करने लगे। रवाई का ये जन आंदोलन वनों के हक हकूकों को प्राप्त करने के लिए आजाद पंचायत के रूप में सामने आया। राजा ने तत्काल लोगों के पशु चुगान, घास, लकड़ी, चारा पत्ती पर पाबंदी लगा दी थी। इसीलिए लोगों ने ऐसे कानून के प्रतिशोध में आजाद पंचायत के नाम से वैकल्पिक सरकार चलाई, जिसकी अधिकांश बैठकें चांदा, डोखरी और तिलाड़ी नामक स्थानों पर हुआ करती थी। दर्शकों, गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम बड़कोट गांव पहुंचे और यहां पर हमें जानकारी मिली कि कुछ ही दूरी पर, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तिलाड़ी शहीद स्थल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं तिलाड़ी शहीद स्मारक पर। कच्ची पक्की सड़कों को पार करते हुए और पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए हम इस स्थल पर पहुंचे हैं। ऐतिहासिक तिलाड़ी शहीद स्थल, यहाँ पर आज़ादी से पूर्व भयंकर जनसंहार हुआ था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। राजतंत्र की जन विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए गांव वासियों द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं तिलाड़ी शहीद स्थल से।
कहा जाता है कि जब 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी में एकत्रित हुए तो राजा ने इस दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। इस दौरान सैकड़ों लोग शहीद हुए। कुछ लोगों को राजा ने गिरफ्तार किया, उसमें भी अधिकांश लोग टिहरी जेल में ही शहीद हो गए थे। इस गोलीकांड को जलियांवाला बाग कांड से कम नहीं कहते हैं। ये रवाई क्षेत्र की राजसत्ता के काले कानून के खिलाफ जनता की सीधी बगावत थी। यही तिलाड़ी स्थल है। पास में यमुना नदी बह रही है। एकदम सामने पर सुनाली गांव है, जहां के लोगों ने तिलाड़ी गोलीकांड को साक्षात देखा है। तिलाड़ी में ही रवाई की जनता राजा के कारनामों के विरोध में आजाद पंचायत के तहत रणनीति बनाती थी। इस संगठन के अध्यक्ष कंसेरू गांव के दयाराम रवाल्टा थे। ये निडर और साहसी थे। 30 मई 1930 को जब यहाँ के लोग अपने हक हकूक़ के लिए वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, राजा का ज़माना था, तो वो उन निहत्थे लोगों पे राजा के द्वारा और वन विभाग के डेपो के द्वारा जो है गोलियां बरसाई गई। कुछ लोग वहीं गोलियों से मरे, कुछ लोगों ने कूद कर जान दी और कुछ लोगों को यहाँ से पकड़ कर ले गए और वो जेल में प्रताड़ित किए गए, वहाँ पे मरे। कईयों के बच्चे अनाथ हुए, कईयों की परिवार जो है वो विधवा हुए। तो आज भी वहाँ 30 मई को हम शहीद दिवस मनाते हैं और वो जमुना जी के किनारे है। मैं इसके लिए अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँची है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जलियांवाला बाग है, वैसे ही हमारा एक तिलाड़ी कांड है जो यहाँ पे हुआ। तिलाड़ी शहीद स्थल है, इसका जमुना नदी के किनारे इसका प्रोटेक्शन किया जाए और इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए जो तिलाड़ी स्थल है। यात्रा काल जब यहाँ पे चलता है तो आज बहुत स्तर पे यहाँ पे जो देश विदेश के पर्यटक आते हैं और जिससे जो है यहाँ पे जो लोकल जनरेशन है उसको लाभ भी हो रहा है। कोई होटल व्यवसाय में कमा रहा है, कोई दुकानदारी के हिसाब से कमा रहा है। मगर अफसोस ये है कि यहाँ पे इस टूरिस्ट को और विकसित किया जा सकता है, सरकार अगर जो ध्यान दे। हमारे पास तिलाड़ी शहीद स्मारक है, तिलाड़ी शहीद स्मारक को ठीक ढंग से विकसित किया जाए। यमुना नदी हमारे पास है, वहाँ पे घाट बनाए जाएँ, जिससे यहाँ पे जब देश विदेश के पर्यटक आएँ तो यहाँ पे जब वो तिलाड़ी शहीद उसमें जाएंगे तो हमारा जो इतिहास है, जो यहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ था, वो देश विदेश तक जाएगा। गांव के बीचों बीच इकलौता खूबसूरत पौराणिक शिव मंदिर है। चारों तरफ से बसी बसासत ने मंदिर की महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया है। आज भी यहाँ पारंपरिक विधि विधान से इस शक्तिपीठ की नियमित पूजा अर्चना होती है। मंदिर में सायं 7 बजे एवं प्रातः 5 बजे प्रतिदिन प्रभात बजती है। इस मंदिर में हमारे बुजुर्गों के समय से सुबह प्रभात लगती है, शाम को नौबत कंटिन्यू बजती है। यहाँ कभी भी जो है खाली नहीं रहता है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बात की ऐतिहासिक गांव बड़कोट की। यहाँ पर हमने सहस्त्रभावों के वध के बारे में जानकारी हासिल की और तिलाड़ी का प्रसिद्ध शहीद स्मारक, इसके भी आपको हमने दर्शन कराए। इसके साथ ही हमने बड़कोट के ग्रामवासियों से जाना यहाँ के जनजीवन के बारे में। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम
ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।